हेलो गाइस, हम लोग मुगल वंश पढ़ रहे हैं। मुगल वंश में हम लोगों ने बाबर को पढ़ लिया। बाबर के बाद बाबर का पुत्र हुमायूं, और हुमायूं के बाद अकबर पढ़ेंगे। लेकिन हुमायूं और अकबर के बीच में हम लोग पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के विषय में। क्यों? क्योंकि हमने हुमायूं का जो टाइम पीरियड है, कार्यकाल है, उसको 2 पार्ट में करके पढ़ा था। एक 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक। उसके बाद फिर जो बीच में गैप हो गया था, फिर हुमायूं का कार्यकाल चलता है 1555 से 1556 तक। तो वही 40 से लेकर 55 तक जो कार्यकाल चलता है सूरवंश, शेरशाह सूरी का। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग लर्न करेंगे। हुमायूं वाला वीडियो हमने कंप्लीट अपलोड कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। आइए इसको देखते हैं। ठीक है, सूरवंश शेरशाह सूरी 1540 से 1555 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड। आइए लर्न करते हैं। लेट्स लर्न। एक कहानी की तरह। सूरवंश का संस्थापक अफगान वंशीय शासक शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था और इसके पिता का नाम हसन खां था। जो शेरशाह सूरी थे, इसके पिता हसन खां सासाराम के जमींदार थे। ठीक है, सासाराम बिहार, वही जहाँ इसका बाद में मकबरा बनेगा। ठीक है, सासाराम के जमींदार थे। तो इसके बचपन का नाम फरीद खां था। तो हम शेरशाह सूरी ना करके अभी फरीद खां ही इसको संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, इसी के शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। 1520 में इसके पिता फरीद खां के पिता हसन खां की मृत्यु के बाद जो सासाराम के जमींदार थे ना, उसका स्थान ले लिया किसने? फरीद खां ने। मतलब फरीद खां गद्दी पर बैठा। पारिवारिक मतभेद के कारण दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी करने चला गया। वही जो फरीद खां था, वो अपने पारिवारिक मतभेद के कारण दक्षिण बिहार के एक सूबेदार थे। ठीक है, कौन थे वो? बहार खां लोहानी। इनके यहाँ नौकरी करने चला गया। तो बहार खां लोहानी के साथ एक दिन फरीद खां शिकार करने के लिए निकलता है। तो वहाँ पर फरीद खां ने एक शेर को मार दिया। ठीक है, जिससे बहार खां लोहानी ने फरीद खां को शेर खां कहकर संबोधित किया। अब यहाँ से हम शेर खां पढ़ेंगे। शेर खां कैसे इसका नाम पड़ा, आपको पता हो गया ना। शेर को मारने के कारण फरीद खां का नाम शेर खां पड़ गया। बहार खां लोहानी के साथ में वो गया था शिकार पर। बहार खां लोहानी ने शेर खां को अपने बेटे जलाल खां का संरक्षक नियुक्त कर दिया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं। फिर जो यही बहार खां लोहानी था, बहार खां लोहानी ने मोहम्मद शाह के नाम से स्वयं को दक्षिण बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। जो बहार खां लोहानी था, वह स्वयं को बहार खां लोहानी स्वयं को मोहम्मद शाह के नाम से स्वयं को दक्षिण बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। किस नाम से? बहार खां लोहानी मोहम्मद शाह के नाम से स्वयं को दक्षिण बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। फिर तो जो ये यहाँ तक हो गया। फिर लोहानी सरदारों के षड्यंत्र के कारण शेर खां को बिहार छोड़ना पड़ा और यह बाबर की सेना में शामिल होकर चंदेरी का युद्ध लड़ा। वही जो जिसके बचपन का नाम फरीद खां था। फिर शेर खां पड़ गया। लोहानी के संपर्क में आने के बाद उसके साथ शिकार खेलने गया था शेर खां। ठीक है, तो इसका नाम शेर खां पड़ गया, फरीद खां का नाम। फिर क्या हुआ? लोहानी सरदारों के षड्यंत्र के कारण जो शेर खां था, उसको बिहार छोड़कर जाना पड़ा और इसने क्या किया? बाबर की सेना में शामिल हो गया। ठीक है, तो बाबर उस टाइम चंदेरी का युद्ध लड़ रहा था। जब ये शामिल हुआ, तो बाबर जब चंदेरी का युद्ध लड़ रहा था, तो बाबर के साथ इसने भी चंदेरी के युद्ध में भाग लिया। किसने? शेर खां ने। याद रखिएगा, कहानी की तरह है, बहुत ईजी है। तो शेर खां ने भी बाबर के साथ मुगल सेना में शामिल हो गया और चंदेरी के युद्ध में बाबर के साथ युद्ध लड़ा। ठीक है, शेर खां मुगल सेना में लगभग 15 महीने रहने के दौरान मुगलों के सैनिक संगठन, सैनिक चालें, तोपखानों के प्रयोग आदि के बारे में
आदि का अध्ययन करने के बाद अनुभव किया कि इसमें अनेक कमियां हैं, मतलब इसके सैन्य प्रशासन में अनेक कमियां हैं। ऐसा शेर खां ने अनुभव किया मुगलों की सेना में रहने के बाद, उस सब का अध्ययन करने के बाद। तो उसने सोचा कि यदि कोशिश किया जाए तो मुगलों को हराया जा सकता है। ठीक है, ऐसा शेर खां ने सोचा कि यदि कोशिश किया जाए तो मुगलों को हराया जा सकता है। उसका एक कोटेशन है, यदि ईश्वर ने मेरी सहायता की और भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं सरलता से मुगलों को भारत से निकाल सकता हूँ। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि यह किसका कथन है, कि यदि ईश्वर ने मेरा साथ दिया, ठीक है, और भाग्य ने भी मेरा साथ दिया, यदि ईश्वर ने मेरी सहायता की और भाग्य ने भी मेरा साथ दिया तो मैं सरलता से मुगलों को भारत से निकाल सकता हूँ। यह कथन है शेर खां का। अभी शेर शाह की उपाधि नहीं मिली इसको, शेर खां का यह कथन है, शेर खां का। ठीक है, उसके बाद फिर चंदेरी के युद्ध के बाद बाबर को ऐसा लगा कि इसकी सहायता उसके लिए अच्छी साबित हुई, शेर खां की सहायता। लेकिन बाबर यह भाप गया था कि इसके मन में षड्यंत्र है, इसके मन में खोट है, इसके मन में राजत्व की भावना चल रही है। तो बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को सतर्क किया। ठीक है, बाबर ने क्या किया, अपने बेटे हुमायूं को सतर्क कर दिया। जब बाबर को शक हो गया तो बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को शेर खां से सतर्क रहने की सलाह दी। शेर खां भी 1528 के अंत में मुगलों का साथ छोड़कर फिर से लोहानी के पास वापस आ गया। कब? 1528 में, याद रखिएगा। ठीक है, वही चंदेरी के युद्ध के बाद जब बाबर को शक हो गया तब बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को सतर्क किया कि इसके मन में खोट है। तो शेर खां ने भी फिर मुगलों का साथ छोड़कर फिर से बैक कर गया, वापस आ गया बिहार, वही लोहानी के पास। ठीक है, तो लोहानी ने अपने आप को दक्षिण बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था मोहम्मद शाह के नाम से। तो जो ये था शेर खां, ये समझ लीजिए मोहम्मद शाह लोहानी के पास फिर से वापस बिहार आ गया। आगे देखते हैं, फिर 1500 बिहार आ गया। उसके बाद क्या होता है, 1528 में सुल्तान मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद शेर खां दक्षिण बिहार का सुल्तान बन जाता है। ठीक है, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बन जाता है। जब ये फिर से वापस आता है तो जो लोहानी था, मोहम्मद शाह लोहानी समझ लीजिए, वो अपने बेटे जलाल खां को फिर से इसका संरक्षक नियुक्त कर देता है। इसको अपने बेटे जलाल खां का संरक्षक बना देता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु होने के बाद, मोहम्मद शाह की मृत्यु होने के बाद, उसका बेटा जो जलाल खां था वो अभी नाबालिग था। तो क्या होता है, ये शेर खां ये मतलब उसके जगह पे सुल्तान बन जाता है। ठीक है, मोहम्मद शाह के जगह पे दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बन जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराकर हजरत ए आला की उपाधि धारण करता है शेर खां। ठीक है, 1530 में चुनार के किले ताज खां की विधवा लाड मल्लिका से विवाह करके चुनार के किले पर भी अधिकार कर लेता है। शेर खां चुनार के किले पर भी अधिकार कर लेता है। आइए यहाँ से देखते हैं, इसकी स्टोरी यहाँ तक हो गई ना। इसके बचपन का नाम फरीद खां। उसके बाद शेर खां कैसे उपाधि मिली इसको, एक शेर को मारने के कारण बहार खां लोहानी ने इसको शेर खां की उपाधि थी। आगे देखते हैं, चुनार का प्रथम घेरा 1532 ईस्वी। चुनार का किला शेर खां के अधीन था। हुमायूं ने 4 महीने तक किले को घेर कर रखा लेकिन जीत नहीं पाया। शेर खां भी लड़ने की स्थिति में नहीं रहा। उसके बाद क्या होता है, दोनों आपस में संधि कर लेते हैं, शेर खां और हुमायूं। ठीक है, आगे देखते हैं, चुनार का द्वितीय अभियान 1537 ईस्वी में। शेर खां 1537 में बंगाल पर आक्रमण किया। बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह ने हुमायूं से सहायता मांगी लेकिन हुमायूं सहायता करने से मना कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हुमायूं 6 महीने के घेरे के बाद शेर खां का जो चुनार का किला था उसको जीत लिया और चुनार से आगे बढ़कर बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। हमने पिछले वीडियो में बताया था, ऐसे बंगाल को जीतता हुआ चला जा रहा था, एकदम
आत्मविश्वास से लबरेज हो गया था हुमायूं कि मैंने तो चुनार पर भी विजय प्राप्त कर लिया, चुनार को भी जीत लिया और बंगाल पर भी अपना अधिकार कर लिया, बंगाल को भी जीत लिया। तभी उसे एक लेटर मिलता है, एक चिट्ठी मिलती है, एक पत्र मिलता है अपने उसके दोनों भाइयों के विषय में, ठीक है, कि उसने इसको चीट किया, धोखा दे दिया है, सहायता करने से इसको सहायता करने से मना कर दिया। वही दोनों भाई जिसको इसने अपने साम्राज्य का बंटवारा करके उसको अलग अलग प्रांत, अलग अलग क्षेत्र दे दिए थे। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना, कामरान को क्या कह दिया था, काबुल और कांधार, उसके बाद अस्करी को दिया था, ठीक है। ऐसे अपने दोनों मतलब तीनों भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था, जो इसकी सबसे बड़ी भूल थी। जब ये वापसी कर रहा था यही सब सोच के, तभी आगे ये युद्ध हो जाता है, चौसा का युद्ध। इसको देख लेते हैं, चौसा का युद्ध, जिसमें हुमायूं पराजित हो जाता है। कैसे पराजित हो जाता है? चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच होता है। शेर खां विजयी होता है। यही चौसा का युद्ध है जिसमें बाढ़ आने के कारण गंगा नदी और कौन सी नदी थी, बाढ़ आने के कारण क्या होता है, इसके जो सैनिक थे वो घोड़े सहित उसमें समा जाते हैं, ठीक है, और हुमायूं भी उसमें बह जाता है, लेकिन निजाम नामक एक भिश्ती हुमायूं की जान बचा लेता है। उसके बाद हुमायूं क्या करते हैं, फिर से 1540 ईस्वी में आक्रमण होता है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं दोबारा पराजित हो जाते हैं और जो शेर शाह सूरी था वह दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लेते हैं और हुमायूं निर्वासित जीवन जीने के लिए विवश हो जाता है। उसको निकाल के खदेड़ के भगा देते हैं, इस तरह समझ लीजिए, ठीक है। चौसा का युद्ध, इसमें जीतने के बाद वही शेर खां, जिसके बचपन का नाम फरीद खां था, उसने शेर शाह की उपाधि धारण कर ली। फिर यहीं से शेर शाह सूरी शुरू हो जाते हैं, शेर शाह सूरी, ठीक है। शेर शाह सूरी ने ही ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना की, ग्रांड ट्रंक रोड को बनवाया था। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? यही शेर शाह सूरी ने, सूरी वंश का संस्थापक, ठीक है। फिर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, इसमें भी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है, जिसमें शेर शाह सूरी विजयी होता है और दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लेता है। और शेर शाह सूरी कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद सुल्तान की उपाधि धारण कर लेता है, ठीक है, सुल्तान की उपाधि धारण कर लिया। उसके बाद फिर आते हैं रायसीन विजय। रायसीन विजय 1543 ईस्वी, राजा पूरनमल चौहान यहाँ के राजा थे। शेर शाह ने इस दुर्ग को, मतलब रायसीन दुर्ग को या रायसीना दुर्ग को चालाकी और धोखे से जीता, जो इसके जीवन में कलंक था। आगे देख लेते हैं मारवाड़ विजय। शासक मालदेव था। यह राजपूतों के शौर्य से प्रभावित होकर कहा, शेर शाह सूरी मारवाड़ विजय में राजपूतों के शौर्य और साहस पराक्रम से प्रभावित होकर इसने उनके विषय में कहा, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान को प्रायः खो चुका था। मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान को प्रायः खो चुका था। यह किसका कथन है? शेर शाह सूरी का, मारवाड़ विजय। इसी में ये राजपूतों से प्रभावित होकर इसने कहा था। आगे देख लेते हैं भू राजस्व व्यवस्था। हम आगे और चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमने पिछले वीडियो में हुमायूं वाला पढ़ा दिया। जो दोनों वीडियो को देखेंगे उनको अच्छे से समझ में आएगा। भू राजस्व व्यवस्था, शेर शाह ने इसमें जो है लास्ट में जो युद्ध हुआ था सरहिंद का युद्ध, कब हुआ था सरहिंद का युद्ध? 1555 ईस्वी में। उसी सरहिंद के युद्ध में हुमायूं फिर से अपना राजपाट वापस लेते हैं, अपना राजगद्दी वापस लेते हैं, आगरा और दिल्ली को वापस से जीतते हैं और फिर से मुगल वंश की नींव फिर से स्थापित करते हैं हुमायूं सरहिंद के युद्ध में, याद रखिएगा। वहीं पर सूरी वंश पूरी तरह से समाप्त होता है, नष्ट होता है। तो सूरी वंश कितने समय के लिए आया था? मात्र 15 वर्ष के लिए, 1540 से लेकर 1555 तक, याद रखिएगा। ये 1540 से 1555 तक। 1540 यही कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जिसमें आगरा और दिल्ली पर कब्जा करके हुमायूं को निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए विवश कर देते हैं। यही 1540 से लेकर 1555 तक, सरहिंद के युद्ध तक, ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे देख लें। भू राजस्व व्यवस्था, शेर शाह ने गज ए सिकंदरी के माध्यम से भूमि की नाप कराई। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। सासाराम बिहार में शेर शाह का मकबरा स्थित है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अकबर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe my channel.